घटना चक्र आई दृष्टि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारे टॉपिक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके बाद आगे का टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं, आईआर का तो कर ही सकते हैं, और भी साइंस एंड टेक का कई क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन है पहला टॉपिक। सेकंड है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। थर्ड टॉपिक है रिपोर्ट एंड इंडिसेस। फोर्थ टॉपिक है इंटरनेशनल इवेंट्स। ये 4 मेन टॉपिक है, बहुत सारे इसमें करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, फिर हम इकोनॉमी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखिए जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है ना, उसमें लगभग 25 पेज का करंट अफेयर्स है। तो ये 4 वीडियो का काम है, 4 टॉपिक 4 वीडियो। पहला करंट अफेयर्स क्या है? इंडिया ओमान बायलेटरल मीट। इंडिया ओमान बायलेटरल मीट। पहले हम ओमान का लोकेशन देख लेते हैं। ओमान ये वाला लोकेशन, ये ओमान देश है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिए, या जो ईरान के पास जो छाबहार पोर्ट है वो ओपन कहाँ पे होता है? वो ईरान में ही ओपन होता है, ये भी याद रखिए। वो गल्फ ऑफ ओमान में ही ओपन होता है। ईरान जिसके पास एक छाबहार पोर्ट है, जिसको इंडिया ने डेवलप किया है, वो ओपन कहाँ पे होता है? गल्फ ऑफ ओमान में। उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ, इसके बीच जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद ये बॉर्डर किस किस से बनाता है ओमान? यमन से एक साइड में, उसके अलावा सऊदी अरेबिया से, इधर सऊदी अरेबिया, फिर यूएई से बॉर्डर बनाता है। क्लियर? ओमान बना लिया बॉर्डर किस किस से? सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन से बॉर्डर बनाता है। यहाँ पे भी छोटा सा लोकेशन है, ये भी ओमान का ही पार्ट है। क्या किसका पार्ट है? ओमान का ही पार्ट है। उसके अलावा अब आपको थोड़ा और पता हो जाना चाहिए, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मशीरा, ये अरेबियन सी में ओपन होता है, ये भी बात याद रखिएगा। कैपिटल कौन सा है ओमान का? मस्कट। मस्कट कैपिटल है। क्लियर? ओमान से रिलेटेड बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओमान के जो सुल्तान है वो इंडिया में आए थे, उनका नाम है सुल्तान हैथाम बिन तारिक। सुल्तान हैथाम बिन तारिक, ये पहली विजिट थी उनकी एज ए सुल्तान। उसके बाद इंडिया और ओमान के बीच कई चीज़ साइन हुआ। सबसे पहले ज्वाइंट विजन पार्टनरशिप, इससे पूछ सकता है इंडिया और किस देश के बीच अभी अभी ज्वाइंट विजन पार्टनरशिप साइन किया गया है फॉर फ्यूचर के लिए। तो विजन डॉक्यूमेंट में 8 से 10 एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया बहुत ही कॉमन एरिया होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा कल्चरल वाला जो है ना, कल्चर वाला जो हम हिंदी का एक सेंटर इस्टाब्लिश करते हैं, कल्चरल सेंटर करके आता है, वो हिंदी का जो कल्चरल सेंटर है हम कहाँ पे इस्टाब्लिश करें? ओमान में। ध्यान देना, ओमान में। उसके बाद सेकंड देखो, CEPA पे बात चल रहा है, डिस्कशन है, साइन नहीं हुआ है। फाइनल साइन हो जाएगा तब क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट फंड है USD 300 मिलियन का, ये ओमान भारत की इकॉनमी में डाल रहा है। उसके साथ हम चाहते हैं UPI पे डिस्कशन हो जाए, तो ये सब क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जब भी 2 वे स्टेट सॉल्यूशन की बात करते तो कौन से 2 इशू की बात करते? इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू की बात करते, यहाँ पे भी डिस्कस किया है, नॉर्मल बात है। अब अगला क्या है, ये इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक उनका नाम आप याद कर सकते हो। उसके अलावा ये ICCR का हिंदी चेयर कहाँ पे इस्टाब्लिश किया जा रहा है? नया ओमान में। उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है। 2 स्टेट सॉल्यूशन किस किस देश के बीच है, ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद इंडिया रसिया बायलेटरल मीट। बायलेटरल मीट होता है, भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री गए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, एस जयशंकर साहब। उसके बाद क्या क्या बात हुई? देखो, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हुआ, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे? देखो, फाइनलाइजिंग कोऑपरेशन प्रोग्राम इन फार ईस्ट, जो फार ईस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है ना रसिया के, वहाँ पे कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और एक EAEU इंडिया FTA नेगोशिएशन के लिए मीटिंग हुआ, याद रख सकते हो। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक फैक्ट याद करिए। अब ध्यान रखना,
जो कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तमिलनाडु में है। तो सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ है जो देखो। और जो कुंदाकुलम एग्रीमेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें हेल्प किसने किया था? रसिया ने हेल्प किया था। और इंडिया अभी 2 रसिया बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, याद रखिएगा। और कुंदाकुलम लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, इस सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद इंडियन नेवी ने हेल्प किया है, जो एक शिप था ना जिसको हाईजैक कर लिया था उसको बचाया है। और जो शिप का नाम क्या था? एमवी रिवेन। किसके द्वारा? पायरेट्स के द्वारा। देखो ये माल्टा फ्लैग एक प्रकार का हम बोल सकते ऑथराइजेशन होता है, ये किसी देश का नाम नहीं है। और एक कहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन में। गल्फ ऑफ एडन में मैं आपको थोड़ा लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे नीचे यमन के आप अगर नीचे देखो ना, यमन के नीचे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन मिलता है। यहाँ पे देखो यमन के नीचे जो गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, इसके बीच जो स्ट्रेट है, जैसे वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने डिस्कस किया था, इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदब। क्या नाम है? बाब अल मंदब। यहाँ पे देश कौन कौन है? जिबौती, सोमालिया, ये ध्यान रखना, इथियोपिया, देखो वो डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा हम एक बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है यूएन क्लोज। यूएन क्लोज का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये 1982 में आया था, ठीक है ना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो मरीन और मरीन एक्टिविटीज़ के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है। ये लॉ ऑफ द सीज को बोलते हैं। ये मरीन एरिया को 5 भाग में डिवाइड करता है। कौन कौन 5 एरिया है? एक है इनलैंड वाटर यानी आपके देश के अंदर, एक है टेरिटोरियल सी, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल दूर, ठीक है ना। कॉन्टिज्यूअस जोन, इससे 12 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल और दूर यानी कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल, ऐसा नहीं यहाँ से 200 नॉटिकल माइल नहीं, कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल। और हाई सी जो 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो एरिया होता है हाई सी, ये सब पे रूल बनाता है। ऑलमोस्ट सारे कोस्टल कंट्री इसको मानते हैं, मतलब रेटिफाई किए हुए हैं। बट कई जगह अभी भी डिस्प्यूट है, जैसे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इस सब में अभी भी डिस्प्यूट है, मतलब इसके फैसले को चाइना नहीं मानता है, ठीक, कई जगह पे। तो अब देखिए क्या है, अब कई सारे यहाँ पे क्या है, कई सारे एग्रीमेंट है और जो दिखाता है कि कैसे पायरेसी को ख़त्म करने के लिए कई सारे एग्रीमेंट है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आसानी से। सबसे पहले एक यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स पूरा यूरोपियन यूनियन का है। इनका एक ऑपरेशन है ऑपरेशन अटलांटा, एंटी पायरेसी के लिए। सिंपल आपसे पूछेगा ऑपरेशन अटलांटा किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। किस लिए? एंटी पायरेसी के लिए। उसके अलावा यूएन क्लोज का भी आर्टिकल नंबर है 101, इससे से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होता है, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये लोकेशन याद रखिए। गल्फ ऑफ गिनिया, रेड सी, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या है? एक तो यूएन क्लोज का हमने देख लिया, ठीक है ना, वो पायरेसी को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये याद रखना होगा, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। और ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन ये यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट किया, और ये भी मल्टीनेशनल, क्योंकि एक देश का काम थोड़ी और एक देश से थोड़ी हो सकता है। रेड सी में सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। उसके बाद और क्या है? कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, ये 1988 में आया था। और ये इसका जो कन्वेंशन है सुआ कन्वेंशन है, जो कि रोम में साइन किया गया, ये भी वही काम करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, इसमें 39 मेंबर है, एमॉन्ग देम इंडिया भी है, ठीक है ना। क्या है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इंडिया और अभी आपसे सिंपल पूछेगा किस देश के साथ इंडिया ने अभी साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट? तो इटली के साथ किया है। अभी इटली इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इटली जो
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उससे बाहर हो गया है। ठीक है, ये देखो ये पहला G7 कंट्री था जो शामिल हो गया था, फिर लेकिन अब बाहर हो गया। इवन फिलीपींस भी बाहर हो गया, ये भी बात याद रखिए। तो अगर क्वेश्चन आ गया कौन से दो देश अभी बाहर हुए हैं, तो पहले इटली बाहर हुआ, फिर फिलीपींस बाहर हुआ। क्लियर। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कोलैबोरेशन के लिए, पीपल एंड पीपल टाइज के लिए। मेन फैक्ट आपको यही याद रखना था, ठीक है ना। ये बहुत अंदर की बातें आपसे नहीं पूछेगी। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, 5 ईयर एग्रीमेंट, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेगा। अगला, इंडिया और भूटान डिस्कस कर रहे हैं नए रूट पे, क्यों, रीजनल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। देखो जो वहाँ के किंग है जिंगमे खेसर नामग्याल, ठीक है, ये याद रखो नामग्याल, ये इंडिया में आए थे, लगभग 7-8 दिनों का विजिट था। कई चीज़ों पे फोकस किए। सबसे पहले रीजनल कनेक्टिविटी, एक तो 58 किलोमीटर का रेल लिंक प्रोजेक्ट है जो कि गेलेफू जो कि भूटान में है और कोकराझार जो कि आसाम है उनके बीच, और एक रेल हो गया ये। दूसरा समस्ते जो कि भूटान में है और बानरहट जो कि वेस्ट बंगाल में। तो दोनों जगह से, एक आसाम से भूटान और दूसरा वेस्ट बंगाल से भूटान, ये दोनों रेल लिंक प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे बनाए, अभी बना नहीं है, याद रखिए। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। क्या है, हल्दीबारी जो कि वेस्ट बंगाल है से चीलाहारी जो कि बांग्लादेश है। ठीक है, तो सिंपल समझो ना, इनको मौका दिया जा रहा है कि ट्रेड ज़्यादा करें भूटानीज के लिए, मतलब कि वो वेस्ट, अभी क्योंकि भूटान का बॉर्डर डायरेक्टली बांग्लादेश से थोड़ी बॉर्डर करता है, तो भारत क्या कर रहा है, एक रूट दे रहा है कि आप जाके बिजनेस कर सकते हो। इमिग्रेशन चेक पोस्ट है तो उसको डेजिग्नेट किया गया है, एक जगह था ना, उसको इमिग्रेशन चेक पोस्ट डेजिग्नेट किया गया है। कौन सा जगह है, दारंगा समद्रुप जोंखार, देखा दरंगा समरूप जोंखार, ये जगह है। इसको यहाँ से कोई विदेशी भी, मतलब कोई यूएसए का आदमी है, वो भूटान घूमने गया, तो भूटान से भारत आने का मन है तो यहाँ से आ सकता है अगर उसके पास सारा कागज है। तो थर्ड कंट्रीज के लिए भी ये खुला है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ भूटानी भारतीय के लिए। भूटानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे, एक दादागिरी आसाम और गेलेफू में डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा उनके 13 5 ईयर प्लान में। उसके अलावा उनने हमारी तारीफ की, उन्होंने कि भारत G20 को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। उसके अलावा एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है पुनात संगशु, ये सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 1020 मेगावाट की, ये बात याद रखिएगा। एक है रिकॉल ऑपरेशन ऑल क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान के किंग ने रिकॉल किया ऑपरेशन ऑल क्लियर। ये ऑपरेशन ऑल क्लियर 2003 में आया था, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था किसके खिलाफ, आसाम के सेपरेटिस्ट जो इंसर्जेंट ग्रुप था ना, उनके खिलाफ, याद रखिए। इसमें दोनों देश एक दूसरे का मदद किया था, इसलिए कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो भूटान बताना चाह रहा था कि कैसे हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी जब हम दोनों पे कोई खतरा आया था, तो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया यूएसए का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, 2+2 दो मिनिस्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ध्यान देना, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। क्या है, एक्सटर्नल और डिफेंस, दो लोग मिलते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर लॉयड ऑस्टिन और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुआ, देखो 5वां एडिशन 2023 में दिल्ली में हुआ, दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हर बार हुआ है, हर साल हुआ है 2018 से 21 को छोड़ के, ठीक है ना। डिफेंस कोलैबोरेशन में क्या क्या याद रखें, अभी निगोशिएशन पे किस पे चल रहा है, MQ-9V UAV और F414 जेट, इसके इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा, सप्लाई चैन पे रेजिलियंस करें, एंटिसिपेशन ऑफ फाइनलाइजिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा, ताकि डिफेंस इंटीग्रेशन हो सके इंडस्ट्री का। उसके बाद इन्फेंट्री व्हीकल कॉपरेशन है, किस पे, स्ट्रेयकर एंड प्लान फॉर फॉर्मल कॉपरेशन बेस्ड ऑन इंडियन मिलिट्री ने। जैसे देखो भारत की
जिस तरह की मिलिट्री नीड्स है उस वैसा व्हीकल देने की बात की गई है, मतलब ऐसा साथ में मिलकर बनाने की बात हो गई। डिफेंस टेक्नोलॉजी में तो हमने देखा एक रिव्यू किया गया प्रोग्रेस पे, इंडिया यूएसए डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, और इससे फोकस क्या है कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़े। मैरीटाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फुल मेंबरशिप इन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, याद रखना है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ये मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्टेड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहरीन में है, बहरीन में है। उसके बाद इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी में बात किया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं है। उसके बाद है स्पेस में और सेमीकंडक्टर में कोलैबोरेशन की बात की गई है, ये याद रखिएगा। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी के लिए, और फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। उसके चैलेंज डिप्लोमेटिक, बट कुछ चैलेंज है डिप्लोमेटिक रिलेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या है, गोवा में मैरीटाइम कॉन्क्लेव हुआ 2023। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हुआ, ये हुआ कब, ये इंपॉर्टेंट, उतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं, अक्टूबर में हो 29 से 31, ये 4 साल में होता है, चौथा है, ये 2 साल में एक बार होता है। क्या कब होता है, 2 साल में। और किसके अंडर हुआ, नेवल वॉर कॉलेज गोवा के अंदर हुआ। इसमें सबसे पहले समझो, जब हम बोलते हैं ना, तो इसमें इंडियन ओशन के अंदर के कोस्ट पे जितने कंट्री है ना, सब आते हैं यहाँ पे, शामिल होते हैं। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन, इतना भी याद कर सकते हो ना, कर लो। कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिंग मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क। सिंपल समझो ना, सबसे पहले ये सब क्या करते हैं कि हम सबके बीच कुछ ना कुछ प्रायोरिटी हमारा है, उसमें कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ करते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो हमारी प्रायोरिटी है, हम सबकी प्रायोरिटी एक ही होगी, सिक्योरिटी वगैरह वाला बात होगा, और नेविगेशन, फ्री नेविगेशन वाला बात होगा, तो इसमें सब कोलैबोरेट करते हैं, याद रखना है आप लोग को। और ये हर 2 साल में एक बार होता है, 2017 से शुरू हुआ, 12 कंट्री शामिल है इसमें, देख लो कौन कौन है। कोमोरस, याद रखिए, जो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है ना, वो इसी देश से बिलोंग करते हैं, जो G20 में शामिल हुए, G21 बना, तो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो जिस देश से बिलोंग करते हैं वो कोमोरस है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सेचल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। सारे देखो चीफ ऑफ नेवी, जो नेवी चीफ ऑफ नेवी है ना, सब मिलते हैं और सब बात वही करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या वो सब कुछ चैलेंज, वो नॉर्मल बात। उसके बाद जब ये लोग आए तो भारत तो अपना कुछ न कुछ दिखाएगा। सबसे पहले भारत क्या दिखाता है, मेक इन इंडिया एग्जीबिशन दिखाते हैं इन लोगों को, कि हम लोग कैसे इंडिजिनस वॉरशिप बना रहे, और हम अपनी कैपेबिलिटीज किस फील्ड में, DSRV में, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, इसमें हम अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया और तंजानिया के बीच की रिलेशन की बात है। देखो तंजानिया की प्रेसिडेंट आई है भारत में 8 से 11 अक्टूबर के बीच, जिनका नाम है शामिया सुलूहू। क्या नाम है, शामिया सुलूहू। दोनों देश ने 6 एग्रीमेंट पे साइन किए, इंपॉर्टेंट नहीं, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड ये लोग करना चाहते हैं किस में, भारत की जो अपनी रुपया है, भारत का रुपीज है, और तंजानिया का रुपीज क्या है, यहीं से रुपीज वाला जो क्वेश्चन आता है ना कि इस देश की कौन सी करेंसी है, तो करेंट अफेयर्स कभी भी आता है सिलिंग। और तो बाई ऑथराइजिंग इंडियन बैंक टू ओपन, क्या करेंगे, ओपन स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट बनाएंगे फॉर तंजानियन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भारत उनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी मदद कर रहा है, और जो सुलूहू जी है ना, सुलूहू जी, उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, कहाँ से, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। मेरा पहली वुमेन है जिनको ये रिकॉग्निशन मिला इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए इंडिया और तंजानिया के बीच। और इवन तंजानिया भारत के बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, और ग्लोबल बायोफिल जो अलायंस है उसमें भी शामिल हो गया। कौन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफिल अलायंस। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, IORA। ये हुआ कहाँ पे, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कोलंबो श्रीलंका में हुआ। वाइस चेयरपर्सन थे डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वही गए थे। उसके अलावा भारत वैसे चेयरमैन था, 2000 चेयरमैन बनेगा 2025 से 27, 23 से 25 वाइस चेयर,
और 2-2 साल के लिए बनते हैं। 25 से 27 क्या बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। इस मीटिंग में हुआ क्या, एक तो कोलंबो कम्युनिक पे साइन किया गया और एक IORA विजन 2023 एंड बियॉन्ड, इस पे भी साइन किया। मतलब ये डॉक्यूमेंट है जो भी हर मीटिंग के बाद जो निकलती है ना, वो डॉक्यूमेंट है। बस याद रखना कोलंबो कम्युनिक किस इवेंट के बाद आया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग के बाद आया। इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखो इंडिया और कनाडा के बीच जो रिश्ता है ना, बहुत ख़राब है। हुआ क्या यहाँ पे, एक हुआ कि जो कनाडा ने क्या किया है, एक इंसान था जो इंडियन था पहले, इंडियन कैनेडियन, जिसका नाम था, जो सिख कैनेडियन लीडर था, हरदीप सिंह निज्जर। इसने भारत के खिलाफ बहुत बहुत वो वाले, भारत के खिलाफ कई चीज़ ने करने की कोशिश की थी। और इसके इसके जब इसका मर्डर हुआ ना, तो कनाडा के अथॉरिटी ने, इवन कनाडा के डायरेक्टली PM ने बोल दिया कि इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, इसके एसेसिनेशन में भारत का इन्वॉल्वमेंट है। और इसके लिए उसने सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया अपने देश से। उसके बाद भारत तो पहले डिनाई किया कि हम ऐसा नहीं किया, और भारत ने भी रिटेलिएट किया और जो वहाँ के जो कैनेडियन डिप्लोमेट थे उसको बाहर निकाल दिया। और ऐसा स्पेकुलेशन है कि जो इसको इंटेलिजेंस आउटपुट मिली है वो किसने दिया, 5i अलायंस ने दिया। मतलब कनाडा को जो इनपुट मिला है वो दिया इनपुट कौन, 5i अलायंस ने। ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है। इंटेलिजेंस अलायंस किस किस के बीच है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। उसके अलावा ये कंट्री और पार्टी है किसके, एक मल्टीलेटरल UK-USA एग्रीमेंट है ना, उसके भी पार्टी, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ की पिलर है जो इंडिया और कनाडा रिलेशनशिप पे है, जिसके क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है। देखो सबसे पहले क्या है, डिप्लोमेटिक मतलब स्टैटिक पोर्शन भी ज़्यादा होता है। डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश इन 1947, क्लियर, ध्यान रख सकता है थोड़ा बहुत। उसके बाद बायलैटरल ट्रेड क्या है, $6 बिलियन है, बायलैटरल ट्रेड $6 बिलियन। उसके बाद Canadian investment in India at approximately 3.3 billion, with Canada being the 18th largest foreign investor in India according to एक हमारा जो प्रोग्राम है इन्वेस्ट इंडिया, उसकी तरफ। देखो इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन इन कनाडा कंप्राइज ओवर 3%। ध्यान देना, कनाडा का 100 लोग हैं ना, वहाँ से 3 लोग तो भारतीय ओरिजिन के हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स मेकअप 40% ऑफ ऑल इंटरनेशनल। देखो अगर कनाडा में 100 बच्चे जाते हैं बाहर से पढ़ने, उसमें से 40 बच्चे कहाँ के जाते हैं, भारत के ही जाते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो कोलैबोरेशन है, ठीक है ना, हमारे ऑफिस में और वहाँ के ऑफिस में। उसके बाद कनाडा का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना, उसमें भी भारत क्रूशियल पार्टनर है। और एक क्या है, ICIMPACTS, ये क्या फोस्टर करता है, कनाडा इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस की बात करता है। उसके बाद कोलैबोरेशन और किस किस में है, कोल्ड क्लाइमेट स्टडीज में, कनाडा का नैनो सैटेलाइट इसरो ने ही लॉन्च किया। इसरो ने और लॉन्च क्या किया, कनाडा का पहला लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। अभी चैलेंज तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे चीज़ हुआ, एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पे हर्डल्स हो रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है, याद रखो। इंडिया मिडिल ईस्ट EU कॉरिडोर, इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनट है। इंडिया से मिडिल ईस्ट और उसके बीच EU का कॉरिडोर की बात करते हैं। तो ये एक्चुअली G20 के समय साइन हुआ। G20 इस बार न्यू दिल्ली में था, ये पता है। किस किस के बीच, इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, UAE। तो देखो इंडिया से हम जाने की बात कर रहे हैं, इंडिया से हम कहाँ जाएंगे, UAE जाएंगे, UAE से हम कहाँ जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे। सऊदी अरेबिया के बाद हम लोग और देश से मिलकर सीधा कहाँ पे जाएंगे, यूरोप में जाएंगे। और USA इस लाइन को सपोर्ट करा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लॉन्च तो इस लाइन का नाम क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया से जाएंगे मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से जाएंगे यूरोप, इसी के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। और एक किसका पार्ट है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्लोबल, ये नहीं, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। ये किसके खिलाफ बनाया गया था, PGII, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ में।
ये इसका रास्ता देख लो, मुंबई से जाएगा यूएई, यूएई से जाएगा रियाद यानी सऊदी अरेबिया, से इजराइल, इजराइल से ग्रीस, उसके बाद यूरोप, मतलब ये यूरोप आ ही गया, सिंपल। उसके बाद तो रूट है ही, रूट जहाँ जाना होगा वहाँ। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस ऑन द साइड लाइन ऑफ G20 का मीटिंग हुआ था ना, वहीं पे साइन किया गया। और ये किस किस के बीच साइन किया गया? यूरोपियन यूनियन, 7 कंट्रीज, उसके अलावा 7 कंट्री कौन कौन था? यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, याद रखिए जर्मनी और इटली, बहुत इंपॉर्टेंट। इटली अभी अभी G7 कंट्री जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ है, ठीक है। ये देखिए मुंबई से जाएगी, मुंबई एंड मुंद्रा विद मुंबई और मुंद्रा, इसके साथ यूएई एंड रेल नेटवर्क कनेक्टिंग विद यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा, ये सब में रीच करेगी। थोड़ा सा लोकेशन आप देख ही लिए हो। हाइफा जो फिर से कनेक्ट करेगा पोर्ट ऑफ पैरियस इन ग्रीस, और उसके बाद फिर से यूरोप में कनेक्ट होगा रोड वगैरह से। इसके 2 पार्ट है, पहला है द ईस्ट कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर कौन है? इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ना, ईस्ट कॉरिडोर है इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ना। सेकेंड नदर्न कॉरिडोर कौन है? गल्फ को जोड़ना फिर यूरोप तक, ठीक है। अगला क्या है देखो, सऊदी अरेबिया के किंग आए हैं, किंग क्राउन, जिनका नाम तो आपको पता होगा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये आए हैं सितंबर के महीने में। और ये तो इन्होंने क्या किया है, डील किया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। और उसको मतलब बिल्कुल साइन किया, याद रखना। उसके बाद और क्या क्या किया इन्होंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट, फिर दोनों विजिट करने गए कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट किन 2 देशों, तीन देशों के बीच है। एक है अरेबिया, सऊदी अरेबिया, जिसमें अरामको उसकी कंपनी है। दूसरा है ADNOC यानी ये यूएई की कंपनी है, और तीसरा भारत की कंपनी। तो 3 देशों के बीच एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है जो बनेगा ना, तो इंडिया का पहला और सबसे लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनेगा रत्नागिरी में, इंपॉर्टेंट है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और ये 60 मिलियन टन पर एनम बनाएगा, रिफाइन करेगा। ये इसलिए बोलेंगे ना वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी बनेगा। यूएई और सऊदी अरेबिया $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, इंडिया और सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल हुआ, पहली बार मीटिंग हुआ इस पे, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल। ये 2000 कब बना था? 19 में, 2019 अक्टूबर में। इसमें 2 कमेटी है, सब कमेटी है इसके अंदर, एक कमेटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल कल्चरल कोऑपरेशन, और दूसरा इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद और कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, जिस पे क्वेश्चन बनना थोड़ा सा सही नहीं है, नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो देखो, एक सऊदी और इंडिया का जो एग्जिम बैंक आपस में एग्रीमेंट किया विजिलेंस के फील्ड में, जो हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, और सऊदी अरेबिया की भी जो विजिलेंस कमीशन होगी उसका अलग नाम होगा ऑब्वियसली, ठीक है, उस पर कमीशन हुआ। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन जो सऊदी अरेबिया की, इन्होंने एग्रीमेंट किया। तो कई सारे एग्रीमेंट हुए जिस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। और उसके बाद दोनों ने एग्रीमेंट किया कि वो इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे वर्क करेंगे, ठीक है। GCC में कौन कौन से देश है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन में एक्चुअली ईरान अगर ऑप्शन में होगा ना, ईरान मेंबर इसका नहीं है। बाकी जो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सब है। इराक, मतलब इराक, कुवैत, ये सब। अब देखो प्राइम मिनिस्टर की विजिट कहाँ हुई? ग्रीस गए थे वो, ठीक है ना, ग्रीस। आफ्टर 15वीं जो ब्रिक्स समिट हुआ था ना साउथ अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट, 15वां कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में। उसके विजिट के बाद वो कहाँ गए थे? ग्रीस गए थे। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटजिक लेवल पे लेके गए हैं, फोकस किस चीज़ पे वो सब याद नहीं रखना है आपको, और इस पे फोकस कर रहे हैं कि जो कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है
इसको दोनों क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बोथ कंट्रीज प्लेस देयर सपोर्ट, मतलब फॉलो तो कर ही रहे हैं, मतलब फॉलो और लोगों से करवाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या मिला, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ध्यान देना, सेकेंड। देखो फर्स्ट उनका कौन है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिडीमर, लेकिन सब सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकेंड हाईएस्ट, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और उसके अलावा देखो एथेंस में, ये एथेंस इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी पेड ट्रिब्यूट दिए किनको, टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, जो भी लोग मरे थे उनको, ठीक है ना। और वॉर मेमोरियल जो कि कहाँ पे है, एथेंस में है, तो देखिए सिंतागमा स्क्वायर में है, सिंतागमा स्क्वायर में बहुत सारे वॉर में जो ग्रीक के सोल्जर लड़े हैं उनके लिए ये। उसके अलावा एक इट वॉज स्कल्प्टेड बिटवीन 1930 और 1932 के बाद बनाया था। स्कल्पचर कौन थे, फॉकियन रॉक, याद रखें फॉकियन रॉक। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश का एनुअल डिफेंस डायलॉग है, एनुअल कहाँ पे हुआ इस बारी, ढाका में हुआ, ठीक है ना, ढाका में। बस इसका जो बेसिक फैक्ट है ना वो याद रखिएगा। एक तो याद है कि सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है। बांग्लादेश कौन कौन से राज्य से बॉर्डर बनाता है याद रखिए, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिससे ये भी बॉर्डर बनाते हैं और म्यांमार भी बॉर्डर बनाता है। उसके बाद दो ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट, एक है आर्मी एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति और नेवी एक्सरसाइज का नाम है वोंगो सागर, वोंगो सागर। अगला है क्या है, कामपाला डिक्लेरेशन, ठीक है ना, कामपाला डिक्लेरेशन। 48 अफ्रीकन कंट्रीज एग्री किया कामपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रखना है, को होस्ट किसके द्वारा किया गया, गवर्नमेंट ऑफ केनिया के द्वारा और युगांडा के द्वारा, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट भी किया, पहले IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और देखो इट ऑल्सो इनेबल द अफ्रीकन स्टेट टू डेवलप ए कॉमन पोजिशन अहेड ऑफ द अफ्रीकन क्लाइमेट समिट। ये कब होने वाला है, अफ्रीकन क्लाइमेट समिट एंड द कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी COP 18 अभी कहाँ पे हुआ, UAE में हुआ है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।